नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में खाई में एक डंपर गिर गया है अनियंत्रित होकर, जिस हादसे में एक उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है और इस वजह से घंटों तक रोड पर जाम लगा रहा है। नैनीताल के पास भीमताल में एक अनियंत्रित डंपर खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद डंपर चालक को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। राहुल का नंबर है तुम्हारे पास? तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाई में ये डंपर गिर गया, अनियंत्रित होकर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में जो ड्राइवर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस पहुंची, ड्राइवर को इस डंपर के नीचे से निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भीमताल के पास ये हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। हालांकि इस हादसे की वजह से सड़क पर जाम भी लग गया था, लेकिन जब पुलिस पहुंची है तो जाम खुलवाया गया है और तस्वीरें हम आपको उस डंपर की दिखा रहे हैं जो खाई में जा गिरा है। नैनीताल की ये तस्वीरें हैं जहां भीमताल के पास ये डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिरा है और इस हादसे में इस डंपर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। भीमताल से हल्द्वानी की तरफ जा रहा था सुबह 7:15 के आसपास। तो हमें सूचना मिली डंपर गिर गया है। जैसे हम मौके पर आए, आप देख ही रहे हो ये पेड़ से अटका पड़ा है। बॉडी चालक की बिल्कुल डंपर के अंदर जाके पेड़ बॉडी चिपकी पड़ी है। जैसे तैसे इसके मालिक का फ़ोन नंबर मालूम कर लिया है, उससे संपर्क कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बिना मास्क पहने अब अगर किसी ने अपना वाहन चलाया तो ऑनलाइन चालान घर पहुंच जाएगा। जी हां, देहरादून की सड़कों पर लगी रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट के ऑनलाइन चालान वाले कैमरे अब बिना मास्क पहने वाहन चलाने वालों को भी कैप्चर करेंगे। इसके लिए देहरादून पुलिस फॉर्मेट तैयार कर रही है। तो बिना मास्क वाहन चलाने पर अब चालान हो जाएगा। कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सीधे घर पहुंचेगा आपका चालान अगर बिना मास्क लगाए राजधानी देहरादून की सड़कों पर वाहन चलाते हुए नजर आए। देखिए, इसका फॉर्मेट तैयार हो गया है और जो बुकलेट है वो जल्दी छप करके आ जाएगी और इसके बाद जो कुछ ऑफेंस कंपाउंडेबल किए गए हैं उनके हिसाब से जो चालान शुल्क है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बिना मास्क लगाने वालों पर अब नकेल कसने की तैयारी है। अगर बिना मास्क लगाए आप वाहन चलाते हुए राजधानी देहरादून की सड़कों पर नजर आ गए तो आपका चालान कटना तय है और यह चालान आपके घर पहुंच जाएगा। एबीपी गंगा इन दिनों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगते नेपाल बॉर्डर पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि भारत ने धारचूला से कैलाश के लिए जो नया रोड बनाया है उसकी तस्वीर कैसी है। इस रास्ते पर हम आगे बढ़े तो हमें और भी डरावनी तस्वीर दिखाई दी। एबीपी गंगा के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी तमाम मुश्किलों को पार कर भारत नेपाल बॉर्डर पर हो रही हलचल और नेपाल की गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन भारी बरसात से भूस्खलन होने के बाद रास्ता बंद हो गया है और सेना की ओर से तय की गई लिमिटेशन के बाद बहुत आगे तक जाना संभव नहीं था। हम छिया लेक से थोड़ा पहले हैं और मानसून सक्रिय हो गया है। ये ब्यास घाटी है और ब्यास घाटी में वैसे तो इस समय खामोशी छाई हुई है, लेकिन ब्यास घाटी जिस तरह से एक्टिव हो रही है अंदर अंदर वो उसको महसूस किया जा सकता है। और ये रास्ता जहाँ है यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, चूँकि लगातार बारिश होने की वजह से ये लैंडस्लाइड हो गया है और ये चिकनी मिट्टी और पत्थर ऊपर आ गए हैं। किसी भी तरह की गाड़ी आगे जाने की स्थिति में नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपने दर्शकों को और काला पानी की तरफ ले जाकर दिखाएं कि किस तरह के हाल हैं। और आप देख रहे होंगे कि क्या रास्तों के क्या हाल हैं। वो सामने आप देख सकते हैं, वो ऊपर वो लैंडस्लाइड रात में हुआ है। तो ये लैंड जो मिट्टी गिरी है, जो नीचे पत्थर गिरे हैं, जो भूस्खलन हुआ है, तो उसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया है। तो इसके ठीक उस टॉप के ऊपर छिया लेक है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितने आगे तक जा सकते हैं।
हमने चलने की काफ़ी कोशिश की कि अपने दर्शकों को कुछ नया दिखाया जाए, जो काला पानी विवाद भारत के साथ नेपाल ने खड़ा किया है, लेकिन रास्ते बहुत दुरूह हैं और बहुत विषम हैं और ऊपर भूस्खलन लगातार हो रहा है, तो इसलिए एबीपी गंगा की टीम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ से हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये सामने नेपाल है, जो बिल्कुल एकदम बहुत ही ग्रीनरी और ऊपर थोड़ा आपको ग्लेशियर जैसा भी दिख रहा होगा। अभी रात में बर्फ़बारी हो गई है, यही ग्लेशियर हैं और यही ग्लेशियर बन जाते हैं भारी बर्फ़बारी के बाद। और वो नीचे महाकाली नदी है, यही एक सरहद की एक सरहद को तय करती है नेपाल और भारत की। और ये नदी, ये ग्लेशियर, ये सब कितना रमणीक दृश्य है। और ये नीचे ये एक महाकाली नदी है जो डिमार्केशन है जो भारत और नेपाल की। और वो सामने आप देख रहे होंगे कि वो जो भूस्खलन हुआ है उसकी वजह से ऊपर जाना मुश्किल हो गया है और वाहन तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। यहाँ भी हम 2-3 किलोमीटर चल के पैदल आए हैं, लेकिन उससे आगे जाना अब मुश्किल है और असंभव है। और वो आप वो लैंडस्लाइड देख रहे होंगे जिस तरह का भूस्खलन हुआ है। तो ये चूँकि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को जो लिपू लेक तक बनना है, उसको रक्षा मंत्रालय जिसकी प्रायोरिटी पर है ये मार्ग, तो ये भी बन रहा है। और ये कच्चा था, ये कच्ची मिट्टी थी, तो रात भर से हो रही बारिश से यहाँ पर वो मिट्टी गिर गई और मार्ग कई जगह बंद हो गया। तो हम बिल्कुल छिया लेक के बिल्कुल नीचे की तरफ हैं और ऊपर वो टॉप पर छिया लेक है। तो छिया लेक से फिर आगे वहाँ पर गुंजी तक एक रास्ता है, गुंजी से एक रास्ता कुटी को चला जाता है, कुटी घाटी को, और एक ब्यास घाटी को, वो काला पानी घाटी की तरफ चला जाता है। तो वो वही एक विवाद है और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन रास्ते बारिश ने बाधित कर दिए हैं, तो इसीलिए वहाँ तक थोड़ा सा पहुँचना मुश्किल है। लेकिन जो ये ऊंचा पर्वत आपको दिख रहा है, तो उसके उस तरफ फिर काला पानी का एरिया शुरू हो जाता है। और ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि मिलिट्री की ये पोस्ट है। पीछे मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा मिलिट्री की पोस्ट भी दिखाए। तो यहाँ से आगे जाने की अनुमति अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है, क्योंकि ये जो सब चीज़ें चल रही है, जो टसल चल रहा है, और यहाँ पर रोड्स पर सीएमपी लगा दी गई है, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस लगा दी गई है, वो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रही है। और ये अंतिम पड़ाव है। और यहाँ से चूँकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ब्यास वैली खामोश ज़रूर है, लेकिन अंदर अंदर एक्टिव हो रही है। नेपाल, इंडिया और चाइना का बॉर्डर जहाँ मिलता है वहाँ पर काफ़ी हलचल है। और ये ब्यास घाटी है, ब्यास घाटी एक्टिव इस लिहाज से भी हो रही है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर तैनात कर दी गई हैं और 10 से ज़्यादा बटालियन आर्मी की छिया लेक से ऊपर भेज दी गई है, जो काला पानी और कुटी घाटी की तरफ जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। और मैंने अभी जैसा बताया कि ये घाटी जो बताते हैं लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो एक्टिव हो रही है। और एक्टिव इसी दिशा में हो रही है कि मिलिट्री का मूवमेंट, मिलिट्री के ऑपरेशंस यहाँ बढ़ गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं। और ये रास्ता बहुत दुरूह है, बहुत आगे नहीं जा सकता। फ़िलहाल यहाँ से आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि सरहद पर किस तरह की स्थिति है। जो मैंने ऊंचा पहाड़ अभी तुमको दिखाया, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से दर्शाता है। उसके आगे की तरफ काला पानी का जो विवाद है वो शुरू हो जाता है। मैं नेपाल भारत बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के नजरिए से तो तमाम पुख्ता इंतजाम है, लेकिन संचार व्यवस्था नेपाल के भरोसे चल रही है। निजी कंपनी तो गायब है, लेकिन बीएसएनएल भी प्रभावी नहीं है। इसी पर स्थानीय लोगों से बात की उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। सरहद पर हम तमाम सुरक्षात्मक उपायों की बात करते हैं, तमाम जद्दोजहद करते हैं कि हमारी सरहद जो है वो हिफाजत उनकी रहे, वो सुरक्षित रहें। और इस पर भारत सरकार तमाम पैसा भी बहाती है, लेकिन यहाँ पर दूरसंचार व्यवस्था जिस तरह की देखने को मिल रही है, यहाँ भी अभी हिंदुस्तान में खड़े, ये पांगला कस्बा है एक छोटा सा, तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है, उसी पर एक ये पांगला गांव है एक, यहाँ हम खड़े हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान के नहीं, नेपाल के सिम चलते हैं। नेपाल के सिम से अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, बहनों से, सब परिजनों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ चूँकि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी कुछ ग्रामीणों से बात करूँगा और ये बताएंगे कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या हम करते हैं। आप अपना नाम बताइए। दीपक सिंह बिस्ट। बिस्ट जी बताइए, क्या आप कौन सा सिम चलाते हैं? सर ये नेपाली सिम नमस्ते। और हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं फिलहाल है। और यहाँ 30 किलोमीटर आगे बीएसएनएल पर पड़ता है, धारचूला में बस। और यहाँ ऊपर की तरफ कोई व्यवस्था नहीं इसकी।
आप अपना नाम बताइए। देवेंद्र सिंह सर। देवेंद्र जी, हाँ आप सर। कौन सा सिम चलाते हैं? नमस्ते का ही चलाते सर। और आप तो रहे भारत में रहे हैं। हाँ सर, भारत ही के हैं। हाँ, तो भारतीय कंपनियों के सिम नहीं चलते यहाँ? यहाँ नहीं चलते सर। आप बताइए। हिमांशु बिष्ट। बताइए क्या आप क्या करते हैं? वही हम नेपाली सिम चलती इधर। सब नेपाली। नेपाली चलती। आपका क्या नाम है? नवीन सिंह। ऊपर रखिए। क्या नाम है आपका? नवीन सिंह। आप भी कौन सा सिम चलाते हैं? नेपाली सर। अरे वाह, सब। आप बताइए। किशन सिंह बिष्ट। थोड़ा पीछे हो जाइए। किशन सिंह बिष्ट जी, हाँ सर। कौन सा सिम चलाते हो? हम नेपाली सिम यूज़ करते हैं सर। हिंदुस्तानी सिम चलते हैं? ना ये हिंदुस्तान का यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, नेपाल तो बिल्कुल बगल में है। बगल में है तो उनके पकड़ लेते हैं यहाँ पर सिग्नल और हमारे नहीं। जी सर। आपका शुभ नाम क्या है? जमन सिंह बिष्ट। बिष्ट जी, ये बताइए कि यहाँ कितने दिन से व्यवस्था नहीं है और कहाँ तक नहीं है? ये तो काफ़ी लंबे समय से कई मांगे करते रहे, फिर भी यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ सुनी नहीं है हमारी। हम नेपाली सिम पर निर्भर हैं अभी, और यहाँ पे 75 किलोमीटर बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पर कनेक्टिविटी की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं होशियार सिंह बिष्ट। आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ जो टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो नेपाल के भरोसे चल रही है, हमारी सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ तरह तरह की घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी विगत क्या, आप एक बार तो हल्के BSNL के आते थे लोकल, उसके वजह से वो भी बंद हो गए। और यहाँ पर बगल में नेपाल है, और यहाँ पर नमस्ते की सिम वो टावर लगा है। नमस्ते क्या नेपाल का सिम? जी हाँ जी, नमस्ते का वो राष्ट्रीय, जैसे यहाँ BSNL है वहाँ नमस्ते है। तमाम पैसा खर्च होता है और सिक्योरिटी को लेकर हम बहुत संवेदनशील भी रहते हैं, लेकिन जो संचार व्यवस्था जिससे हम किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान में नेपाल की व्यवस्था चल रही है। नेपाल के भरोसे यहाँ लोग अपने लोगों से, अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर पाते हैं। हिंदुस्तानी किसी निजी कंपनी का या BSNL का कोई सिम यहाँ काम नहीं करता। गांव पांगला से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो ये बड़ी ही हैरानी वाली खबर है कि जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर भारत का ही कोई जो मोबाइल है वो काम नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहाँ 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है। 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू हो सकती है, हरी झंडी दे दी गई है। सिर्फ राज्य के लोग ही 4 धाम यात्रा कर सकेंगे और इसके लिए एहतियात के साथ वो 4 धाम यात्रा पर जा सकते हैं। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये बहुत बड़ी खबर है, 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा को इजाज़त मिल गई है, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, संशय जरूर बरकरार था 4 धाम यात्रा को लेकर, लेकिन अब पूरी तरह से संशय खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री और तीर्थ पुरोहित पंडित समाज की एक सहमति हुई है, जिसको लेकर अब 1 जुलाई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये बताएं कि राज्य के तमाम जितने भी जनपद हैं वहां से आने वाले श्रद्धालु और भक्त 4 धाम यात्रा कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ तमाम जितने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती कदम है, नियम है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए तमाम एहतियात बरतते हुए अब 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु राज्य के अंदर ही आ सकेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से विरोध तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज का चल रहा था कि आखिरकार कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा था, अब उसको देखते हुए अब पंडित समाज और तीर्थ पुरोहितों के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सहमति बन गई है, यानी राज्य सरकार की सहमति बन गई है। अब आगामी 1 जुलाई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू राज्य से अलग के बाहर के लोग भी इस 4 धाम यात्रा को कर सकेंगे? किस तरह की गाइडलाइन इसको लेकर जारी की गई है? जी देखिए, अभी राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि जो राज्य के जनपद है, तमाम 13 जनपदों के लोग ही यानी भक्त हैं वो ही श्रद्धालु आ सकेंगे, 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। और बाहरी जो भी प्रदेश हैं तमाम वहां से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अब इतना है कि जैसे जैसे स्थिति राज्य में कोरोना के चलते जो भी सामने आएगी उसको देखते हुए अन्य बाहरी प्रदेशों के लिए भी वहां के आने वाले श्रद्धालुओं के भी 4 धाम यात्रा को खोलने की तैयारी है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी राज्य के जनपद हैं, वहाँ के क्षेत्र हैं, वहीं से ही श्रद्धालु और भक्त अब 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें अपने दर्शकों को, 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सिर्फ फिलहाल उत्तराखंड के जो लोग हैं वही इस वक्त 4 धाम यात्रा पर जा पाएंगे। सीएम और तीर्थ पुरोहितों से बात के बाद ये फैसला लिया गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में दिल्ली से महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद महिला को रुद्रपुर के हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही संक्रमित बुजुर्ग महिला के
पचोरिया गांव में आसपास के इलाके को सील कर उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। महिला के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उसके आसपास के 6 से 7 घरों को कुल मिलाकर 50 मीटर के दायरे के इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इन घरों से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। पॉजिटिव आया है और इसको देखते हुए क्योंकि यहाँ पर 5 परिवार और हैं इसके आसपास में रह रहे हैं जो, और 30 उनकी सदस्य संख्या है, जिस कारण कंटेनमेंट जोन इस क्षेत्र को घोषित किया जा रहा है। और कौशल्या देवी का जो मकान है उसके आसपास का 50 मीटर के दायरे का जो मकान है, जो भी आबादी है, उसको सील किया जा रहा है। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड के एक गांव में कोरोना पॉजिटिव मिले एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जिला अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव युवक को घर भेज दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आनन फानन में रात को जिला अस्पताल ने पूरे परिवार को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। रिपोर्ट अभी अवेटेड है। यहाँ चुनाव मशीन पे वो पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी कंडीशन वर्जन होने के कारण कल हम लोगों ने रेफर किया था और 22 को यहाँ पे आए थे और क्लिनिकली उनके सिम्टम्स जो है डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल था, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट्स में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जिस कारण से उन्हें भेजा गया और उनकी डेथ हुई है। रिपोर्ट अवेटेड है, जैसे ही रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री क्या रहेगी? जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो घर ही पे थे। अब खबर टिहरी से है। यहाँ टिहरी डैम की झील में डूबी ऐतिहासिक पुरानी टिहरी शहर के अवशेष इन दिनों साफ साफ देखे जा सकते हैं। देश के विकास के लिए बनाए गए ऐतिहासिक पुरानी टिहरी शहर की तस्वीर तब दिखती है जब टिहरी झील का जलस्तर कम होता है, जिसके बाद अवशेष दिखाई देते हैं और ये देखकर टिहरी वासियों में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दरअसल महाराजा सुदर्शन शाह ने सन 1815 में पुरानी टिहरी शहर को भिलंगना और भागीरथी नदी के किनारे बसाया था, जिसे टिहरी का नाम दिया गया। टिहरी में ही राजा का आलीशान महल, राज दरबार, रानी का महल और कौशल्य दरबार बनाया गया, जो टिहरी में सबसे ऊंचाई पर स्थित था। इसे बनाने में विशेष तरह के पत्थर और चिनाई के लिए उड़द की दाल का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे राजशाही का भी अंत हो गया और केंद्र सरकार ने देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिहरी में डैम बनाने का फैसला लिया। मई, जून और जुलाई के महीने में जब टिहरी बांध का जल स्तर कम हो जाता है तो टिहरी के जो ये अवशेष हैं, जिनमें राजा का महल है, कौशल्या दरबार है, पुराना दरबार है, घंटा घर है, बहादुर की मगरी हैं, और अगर आप इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे, भागीरथी घाटी की तरफ आप बढ़ेंगे तो जो उप्पूगढ़ का चौहान का जो उनका जो गढ़ है, कप्पू चौहान जी का गढ़, वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखती है। निश्चित तौर पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फ़ौरन वापस लौटते हैं।